चलिए क्लास को स्टार्ट करें फिर। हाँ जी, तो पहले तो ये बताइए कि कल का कुछ बाकी था क्या? कल का तो कुछ बाकी था नहीं। और इसके बाद में आपकी क्लास किसकी है? इसे कहते हैं घनघोर अत्याचार कहते हैं इसको, है ना? घनघोर अत्याचार। तो मैं नीचे भी पढ़ा रहा था, मैं जिस रूम में आपकी ड्यूटी थी उसमें पढ़ा ही रहा था मैं। और चलिए खैर कोई बात नहीं, आप आए हो तो मेरे सिर माथे हो आप लोग। और बेटर ये रहेगा कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस की कॉपी एक बार आप मुझे दे दीजिए। एक बार सिलेबस की कॉपी, रिपीट कर रहा हूँ, सिलेबस की कॉपी मुझे एक बार दे दीजिए। और धन्यवाद। अब थोड़ा सा बातों को सुन लेते हैं एक बार। और मैं आपको जितने भी आपने टीचिंग के सब्जेक्ट के मेथड्स पढ़े हैं एक बार उनको मैं आप लोगों को कंप्लीटली टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज ये बता देता हूं कि भाई कौन से वाले टॉपिक से कौन से वाले सब्जेक्ट के जो मेथड पूछे जाते हैं वहाँ से प्रश्न आपके फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं और उन प्रश्नों की लैंग्वेज क्या है। तो अब देखिएगा, सबसे मज़ेदार जो बात रहेगा वो आपका यही है कि चूंकि मैंने अभी देखा है आप लोगों का सिलेबस और उसमें इंग्लिश जस्ट ऊपर दे रखा है, तो इंग्लिश का भी काफ़ी चीज़ें हमारे कॉमन है। हमारे यहाँ इंग्लिश में कॉमन जो सबसे बड़ा है वो यही है, मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन एंड रिमेडियल टीचिंग। तो जो ये आपसे पूछ रहा ना मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन, इसका मतलब है आपका मूल्यांकन की विधियाँ। और मूल्यांकन की जो विधियाँ हैं उनको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला जो था क्वालिटेटिव मेथड और दूसरा था क्वांटिटेटिव मेथड। तो जो क्वालिटेटिव मेथड था उन्हीं को आपने कहा था गुणात्मक विधि कहा था, और जो क्वांटिटेटिव मेथड है उनको ही आपने कहा था मात्रात्मक या फिर परिमाणात्मक विधियाँ। अब जो आपका परिमाणात्मक विधि है जिनको आपने क्वांटिटेटिव कहा था उनके आपने 3 टाइप्स बताए थे। फर्स्ट बताया था मौखिक ऑरल मेथड आपने कहा। सेकंड जो कहा था आपने उसको कहा रिटन मेथड लिखित विधि। और लास्ट वाला था प्रायोगिक जिसको कहा था प्रैक्टिकल मेथड कहा था आपने। तो ये तो 3 हो गए, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, सामान्य विज्ञान में भी है, सामाजिक में सब में है ये। दूसरा आता है आपका क्वांटिटेटिव मेथड जिनको आपने कहा है गुणात्मक विधि। उसमें पहला जो मेथड है, अब मैं इंग्लिश को भी मैच कर रहा हूँ, उसमें कहता है कि इंग्लिश भी आ रही है, आपका सामाजिक अध्ययन भी आ रहा है, सारे मेथड आपके मैच कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसमें पहला जो नाम था आपने वो नाम दिया था एनेक्डोटल, प्योर हिंदी में कहते हो जीवन व्रत कहते हो आप। दूसरा आता है आपका संचयी अभिलेख जिसको कहा जाता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, इंग्लिश में आप कह रहे हो। ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द चाइल्ड, एक बालक के विषय में समस्त प्रकार की जो सूचनाएं होती है उनको आप लोगों ने क्या नाम दिया है? तो जवाब है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। थर्ड आपने कहा था जिसमें नाम लिखा था आप लोगों ने रेटिंग स्केल जिसको क्रम निर्धारण मापनी कहा है। बच्चे को उसकी परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर जब आप कैटेगरीज आप उसको दे रहे हो, रैंक दे रहे हो, उसको आपने कहा था रेटिंग या क्रम निर्धारण मापनी कहा था। नेक्स्ट जो मेथड था आपका वो आप लोगों ने उसमें जोड़ा था, मैं नाम भी लिख दूँ साथ साथ यहाँ पर, बेटर रहेगा। तो कहा कि साहब नेक्स्ट जो नाम था आप लोगों ने ये नाम इसमें लिखा था आपने, और ये जो मेथड था आपका जिसको आपने समाज मिति कहा था, समाज मिति को आपने सोशियोमेट्री कहा है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट है ये, आपका टीचिंग में भी इंपॉर्टेंट है और टीचिंग के अलावा ये आपके मनोविज्ञान में भी पूछा जाएगा। कहता है कि एक ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं, एक ग्रुप में जितने भी सदस्य हैं, उन सब सदस्यों के बीच के जो संबंध होते हैं उन संबंधों का अध्ययन करने के लिए जो मेथड काम में लिया जाता है
उस मेथड को क्या कहा जाता है? समाजमिति। क्या कहोगे? स्टडी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन अमोंग द ग्रुप पीपल, वो मेथड आपका कह रहा है समाजमिति विधि, आपने कहा है। नेक्स्ट आपने कहा है इसमें, और वो रहा आपकी प्रश्नावली। प्रश्नावली को आपने क्वेश्चनेयर आपने कहा है, और ये जो क्वेश्चनेयर जो मेथड है, प्रश्नावली विधि है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो जनक है ये पूछा जाएगा। दोनों के जनक इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं। दोनों प्रश्न एग्जाम में आते हैं। समाजमिति में आएगा आपका, जब नाम दिया आप लोगों ने JL मोरेनो को आपने नाम दिया है, ये आ गया है आपका JL मोरेनो, यहां पर आंसर है। प्रश्नावली में आपका नाम आ गया है वुडवर्थ, आपका जवाब है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में यहां पर जो अगली विधि है वो आता है आपका साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू को कहते हैं। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सिवाय इस बात को छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछेगा कि निम्न में से कौन सी गुणात्मक विधि है। उस कंडीशन में आपको क्या जवाब देना है कि भाई जो साक्षात्कार है ये हमारा गुणात्मक विधि है, ये आपका जवाब हुआ है। इसके बाद में फिर आप लोगों ने कहा कि सर और कौन सा मेथड रहेगा, तो भाई यहाँ पर आप लोग निरीक्षण लिखते हो, और ये जो निरीक्षण है वैसे देखा जाए तो इसको इंस्पेक्शन कहते हैं, लेकिन ये नाम इंग्लिश में यूज नहीं होता है। इसके स्थान पर जो यूज होता है वो रहेगा आपका ऑब्जर्वेशन। और ये जो ऑब्जर्वेशन जो नाम रहेगा आप लोगों का, इसको थोड़ा सा ज़्यादा मीनिंगफुल वे में यूज करते हैं। और ऑब्जर्वेशन के बारे में आपसे केवल जो प्रश्न है वो यही पूछा जाएगा कि जो ऑब्जर्वेशन मेथड है उसको हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। दो तरीके से हम इसको यूज करते हैं, एक रहेगा आपका प्रत्यक्ष, एक रहेगा अप्रत्यक्ष। ये हो गया है आपका डायरेक्ट हो गया है, और ये हो गया है आपका इनडायरेक्ट हो गया है। अब देखिए एक प्रश्न बड़ा कमाल का बना है यहाँ पर निरीक्षण के बारे में, और कौन सा प्रश्न बना है आप थोड़ा दिमाग पर जोर डालना, चूंकि आंसर तो निरीक्षण है इसका, तो मुझे लगता नहीं कि आंसर देने में दिक्कत आएगी। प्रश्न केवल इतना सा पूछा गया है कि मूल्यांकन की कौन सी प्रविधि के द्वारा कक्ष कार्य को बाधित किए बिना बालकों की क्षमताओं का आकलन किया जा सकता है। तो जवाब क्या रहेगा? निरीक्षण। क्यों? बच्चों को डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे हो आप, बच्चों को पता ही नहीं चल रहा है। आप, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, कोई वहाँ से आता है, उधर से आता है, पीछे से देख के जाता है, उधर से राउंड लेके चला गया, वो आपको डिस्टर्ब ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला, आपको कुछ पूछा ही नहीं आपसे, हो गई जांच आपकी। कोई व्यक्ति इधर से आता है, थोड़ी देर यहाँ पर बैठता है, थोड़ी देर वहाँ बैठता है, वहाँ से राउंड लिया, इधर से राउंड लिया, इधर से राउंड लिया, आप सबको देखा, चला गया बाहर। स्कूलों में ऐसा ही होता है, जांच करके चला गया, टीचर को कह देगा, आप लोगों को कह देगा, लास्ट वालों को, लास्ट वाले स्टूडेंट क्लास में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग क्लास में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपका इंस्पेक्शन हुआ या नहीं हुआ, जांच हुई या नहीं हुई। उसको क्या कहते हैं? बड़ी हंसी आ गई, कुछ तो हुआ है। बस हमारे देखो रुझान आना स्टार्ट हो गया है अभी, है ना? हाँ प्लीज, है ना? अरे वाह, है ना? तुरंत रुझान स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट लौटते हैं। इनमें से एक बड़ी शानदार विधि है जिसको आपने नाम दिया है जांच सूची। मजेदार बात यह थी कि आज ही इसको चेक कर रहा था मैं, नाम भी इसका चेकलिस्ट है। बड़ा कमाल का प्रश्न आया है, और चेकलिस्ट के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था, आंसर चेकलिस्ट है इसका, जांच सूची है। और प्रश्न क्या पूछा कि किसी बालक की, किसी कक्षा की रुचि के लिए बोला था अभिरुचि, किसी कक्षा के बालकों की अभिरुचि एवं अभिवृत्ति की जांच के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है। अभिरुचि कहा है और अभिवृत्ति कहा है, इसको आप लोगों ने कहा है इंटरेस्ट कहा है, ये आपने कहा है, इसको आपने कहा है एटीट्यूड कहा है आपने। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बालकों के इंटरेस्ट और बालकों के एटीट्यूड को मेजर करने के लिए कौन सी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है। तो जवाब क्या रहेगा? जांच सूची, चेकलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? चेकलिस्ट। क्यों? इसमें लिस्ट होती है, जैसे ये लिस्ट है, ये वाली ऐसी लिस्ट होती है, उसमें प्रश्न लिखे हुए रहते हैं, और उनमें सामने वाले को क्या करने होते हैं? अपने यस नो में अपने जवाब देने होते हैं, यस नो यस नो।
आपको पसंद है, खाने में क्या पसंद है, घूमने में क्या पसंद है, पढ़ने में क्या पसंद है, टेलीविजन, कौन सी मूवी, कौन सा हीरो, कौन सी हीरोइन, कौन सा प्लेस, ये पूछा जाता है। उसको नाम क्या दिया आपने? जांच सूची। एक जवाब हो गया है। तो ये जो प्रश्न है आपके, ये पूछा जा रहा है हिंदी में, मूल्यांकन की विधियां आप इनको कह रहे हो, और इंग्लिश में इसी को कहा है आपने मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन। एक नाम आ रहा है आपका, और उसको नाम दिया है आपने रिमेडियल टीचिंग। अब ये जो रिमेडियल टीचिंग है, इसको आपके तमाम सब्जेक्टों के जो मेथड है सभी में, उन तमाम सब्जेक्टों में यदि हम मिलाकर देखेंगे, और उस समय हम यदि देखेंगे तो इसको आपने उपचार भी कहा है, और उसके अलावा हाँ हिंदी में भी दे रखा है। मैं वही देख रहा था कि हिंदी कहाँ चली गई, हिंदी कोने में चिपका बैठी हुई है। इसमें भी लिखा हुआ है निदान और उपचार, और इसमें भी लिखा हुआ है हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन की विधियाँ। विधियाँ 5 जगह पर लिखी हुई है। कहाँ कहाँ पर? हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, गणित में लिखा हुआ है, विज्ञान में लिखा हुआ है, सामाजिक विज्ञान में 1 2 3 4 5 जगह पर विधियाँ लिखी है। उसके बाद में 5 जगह पर आपका निदान और उपचार दे रखा है। बस इंग्लिश में जो है केवल रिमेडियल दिया है, उसमें डायग्नोस नहीं दिया है। लेकिन आपको मालूम है दवाई तब लेते हैं जब पहले बीमारी होती है, जब, है ना भाई? पहले क्या होना जरूरी है? पहले तबीयत का खराब होना जरूरी है, तब हम बीमारी की दवाई लेते हैं। अब तबीयत ही खराब नहीं, दवा किस बात की लेंगे? इसलिए बेशक आपकी इंग्लिश में केवल नाम लिखा है रिमेडियल टीचिंग, लेकिन आपको दोनों जानना जरूरी है कि डायग्नोस क्या है और रिमेडियल क्या है। इसलिए अगला जो टॉपिक है आपका, ये रहेगा आपका निदान, और निदान के साथ में रहेगा उपचार रहेगा। देखिए आज मैं ज़्यादा नहीं बात करूंगा बिल्कुल भी। तो आपने कहा सर फिर क्या बात करने वाले हो? तो भाई देखो, मैं तो केवल इतना ही बात करने वाला हूं, और ये जो बात रहेगी आपकी कि सर प्रश्न किस तरह से फॉर्मेशन हो रहे हैं इनसे। तो निदान का मतलब होता है आप किसी भी बच्चे की प्रॉब्लम के कारणों को जानोगे, उसकी कठिनाइयों को जानोगे, वो आपने कहा है निदान, आपने कहा है। अब निदान के बारे में वो बातें आपको पता रखिए कि मार्क्स नहीं देते हैं, कंटेंट का एक पार्ट यूज होता है, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, मार्क्स प्रदान नहीं करते हैं, ये हमें पहले से मालूम है। ओ भाई मालूम है ना? कि मैं कह रहा हूँ मालूम है, मालूम है, आप कह रहे हो हाँ मालूम है, हाँ मालूम है। मालूम है या नहीं है? पक्का? अरे वाह। तो आपका विदाई कब हो रही है यहां से? कब चले जाओगे? अच्छा अच्छा, महेंद्र सर आ जाए, कल आ जाएंगे शायद सर, तो हाँ आ जाएंगे कल मेरे ख्याल से। तो अभी कितनी क्लासेस बाकी है अभी उसमें? कितनी? 1 वीक? 6-7 दिन की? चलो कोई बात नहीं। तो 6-7 दिन बाद में फिर फ्लाइट यहां से उड़ने वाली है या फ्लाइट यही यही रुकी रहेगी? उड़ेगी? अरे वाह, चेहरे पर खुशियां नजर आ रही है सबके, है ना, फ्लाइट को जाने की, है ना। गाना याद आ रहा होगा, कल कॉलेज बंद हो जाएगा, है कल इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा, तू तेरे घर को जाएगा, मैं मेरे घर को जाऊंगा, फिर एक लड़का एक फिर लड़की से मिल नहीं पाएगा। ऐसा होगा ना? ऐसा नहीं होगा। एक बात जरूर ध्यान रखना, यदि बहुत ज्यादा किसी के साथ में प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जिनके लिए लगता है कि आसान है, कोशिश करना परीक्षा तक जयपुर छोड़ के मत जाना। कोशिश करना, मैंने ये बोला है कि नहीं जाना, परिस्थितियां हैं तो जाना पड़ता है मेरे दोस्त, लेकिन आपको लगता है कि एडजस्ट कर सकते हो, वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्ट है, ये बात घर जाने के बाद में तैयारियां नहीं होती, ये फैक्ट है ये बात। कारण जो रेगुलरिटी आप लोगों ने बना रखी है, अभी सुबह आना, फिर लाइब्रेरी कईयों ने ज्वाइन कर रखी होगी, आप लोगों ने लाइब्रेरी जा रहे हो, सुबह अर्ली मॉर्निंग जग रहे हो, लेट इवनिंग तक पढ़ रहे हो, ये सारे काम जो आप लोगों ने कर रखा है, घर पर जाने के बाद में हमारा जो शरीर है वो आराम के मोड पर आ जाता है। तो कुछ तो आराम की मोड हो जाती है, कुछ हम आलसी हो जाते हैं, और छोटा मोटा डिस्टर्बेंस हमारे परिवार वाले भी करते हैं। अभी परिवार वाले क्या कहेंगे? चिंता ही मत करना, तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तेरा जो कमरा है ना वो बिल्कुल साफ करके रखा है, तू आराम से उसमें पढ़ाई करना, और उसके बाद में बेटा ये काम कर देगा, बेटी ये काम कर देगी,
और फिर थोड़ी देर बाद में एक दिन में क्या हो जाएगा, है ना, आधे दिन में क्या हो जाएगा। और भाई वो एक दिन आधे दिन की जो कहानियां हैं वो इतनी स्टार्ट होती है कि फिर दोबारा से पढ़ाई का मन नहीं बैठ पाता। इसलिए किसी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है भाई, अभी आप हो सकता है आप सिंगल लोग रह रहे होंगे, आप लोग एक रह रहा होगा, दूसरा रह रहा होगा, तीसरा चौथा आप लोग ऐसे करके रह रहे होंगे। भाई आप दो दो तीन तीन लोग मिलकर रह सकते हो आप लोग। अभी हो सकता है पीजी बनाकर लेकर रह रहे हो आप, पर्सनल रूम लेकर रखिए आप, चार चार लोग मिलकर रहो आप लोग। मैंने देखे हैं डार्लिंग, कुछ नहीं पता आपको, कुछ नहीं पता आपको। 7 लड़के एक रूम में रहते थे, 7 लड़के। आगे तो सुनो। और मकान मालिक को एक दिन भी पता नहीं चला कि इसमें कितने रहते हैं। क्यों? क्योंकि 3 से ज्यादा कभी कमरे में रहते ही नहीं थे। एनी टाइम कितने लोग रहते थे? केवल 3 लोग, बाकी 4 लोग लाइब्रेरी। वो जब लाइब्रेरी में है तो 3 लोग कमरे पर रेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने खाना बना लिया, खाना खा लिया, वो निकल कर कहाँ चले गए? वो अपने लाइब्रेरी आ गए। तो वो जो लाइब्रेरी में दिन भर पढ़ रहे थे वो लाइब्रेरी में से घर चले गए। फिर वो नहाए धोए, खाना खाया, रेस्ट किया, वो फिर दूसरे टाइम का खाना बनाया, खाना खाया, वो लाइब्रेरी आ गए। दोस्त, कीमतें चुकानी पड़ती है सपनों को साकार करने के लिए। आंटी क्या सोचती है, अंकल क्या चलेगी? भाई साहब गाना भी बना हुआ है, आंटी पुलिस बुला ले, है ना। पढ़ाई तो यूं ही चलेगी। तो बेकार की बात है ये, ऐसे बहाने मत बनाया करो, आंटी क्या सोचेगी, अंकल क्या सोचेंगे। पढ़ने वालों के लिए सब कुछ पॉसिबल है। तो यहाँ पर उपचार के बारे में एक प्रश्न पूछा जाएगा, और उपचार के बारे में जो प्रश्न आएगा वो मुझे लगता है कि या तो पूछा जाएगा प्रतिभाशाली बालकों के लिए, कि कोई प्रतिभाशाली बालक है, उस प्रतिभाशाली बालक के जो उपचार है उसके लिए आप कौन से प्रयास करोगे, कौन से उपाय अपनाओगे। तो जब आपसे प्रतिभाशाली के बारे में पूछेगा तो याद रखिएगा, यहाँ सबसे बेस्ट जो जवाब है आपका वो तो आपने कहा कि भाई उच्च शिक्षा की व्यवस्था करोगे आप। ये आपका पहला। अच्छा, आप भी कुछ मतलब आपके कोई डाउट है? मैं तो ओवरऑल सिलेबस की बात कर रहा हूँ सभी सब्जेक्टों के। आपका पर्टिकुलर कोई टॉपिक में कोई इश्यू है तो वो भी आप मुझे पहले पूछ लीजिए। मैं तो आपको सारे सब्जेक्टों के सारे जो मेथड है उनको अभी बता रहा हूँ कि कौन से वाले टॉपिक में से क्या पूछा जाएगा, किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन यदि आपको किसी को भी कोई डाउट है पहले आप लोग पूछ लो, मैं तो मेरा जवाब बाद में दूंगा। फिर कोई भी डाउट किसी को लग रहा हो कहीं पर भी तो मैं तो पहले छोड़ रहा हूँ, भाई आप पूछो पहले। अब आप तो कहोगे सर हमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना, हमें तो सर डाउट होते ही नहीं है ना, हमारा तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऐसा ही है क्या? आप चाहो तो पूछना चाहो तो पूछ लो पहले, मैं बाद में बता दूंगा। मैं तो ये बता रहा हूँ कि भाई कौन से वाले टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ दोस्त, हाँ, अरे आपसे कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ, चेहरे पर मुस्कुराहट, वो भी कभी इधर देखा कभी उधर देखा, है ना। कहाँ लाइन डाली जा रही है मुझे बताओगे एक बार? हाँ जी, तो कोई आपकी मैं मान के चलूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ही बताऊं अपनी तरफ से। आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम, किसी को डाउट नहीं है पक्का? चलिए, तो यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, ये जो प्रतिभाशाली बालक है इनके उपचार के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि इनकी कठिनाइयों को कैसे निवारण करोगे। तो पहला जवाब है हम उच्च शिक्षा वाले प्रयास करेंगे। आपने कहा सर उदाहरण बताइए, तो भाई देखिएगा इनके लिए हो सकता है आप विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था करोगे, हो सकता है आप इनके लिए विशेष कक्षा का प्रयास करोगे, हो सकता है आप इनके लिए विशेष जो शिक्षक है उसकी व्यवस्था कर सकते हो। कौन से बच्चों के लिए? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। दूसरा जवाब रहेगा इन सब के अलावा कि हम इनके अलावा इनको कर सकते हैं कक्षा संवर्धन कर सकते हैं। और ये जो कक्षा संवर्धन है, ध्यान रखना, चूंकि आप अभी मैं आपका जो इंग्लिश मेथड वाला है वो भी नाम जिक्र किया है, इसी को कहते हैं क्लासरूम एनरिचमेंट प्रोग्राम। क्या नाम दिया है इसको? तो ये आपने नाम दिया है क्लासरूम एनरिचमेंट प्रोग्राम। क्लासरूम एनरिचमेंट प्रोग्राम का मतलब है कोई बच्चा है जो अभी 10वीं क्लास में पढ़ रहा है या 7वीं क्लास में पढ़ रहा है या 5वीं क्लास में पढ़ रहा है,
और 5वीं क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है, आपको लगता है कि भाई उसकी जो प्रोग्रेस है वो आपको लग रहा है कि वो 7वीं क्लास के बच्चों की तुलना में ज़्यादा है, तो आप उसको कहाँ भेज सकते हो? आप 8वीं क्लास में भेज सकते हो। आपको लगता है कि बच्चे की जो कैपेबिलिटी है वो 8वीं क्लास के बच्चों की तुलना में ज़्यादा है, आप उसको 9वीं क्लास में भेज सकते हो। उसको क्या नाम दिया जाता है? इंग्लिश में कहते हैं क्लासरूम एनरिचमेंट प्रोग्राम, और इसको हिंदी में हम लोगों ने क्या नाम दिया है? कक्षा संवर्धन कार्यक्रम। ये कौन से बच्चों के लिए है? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए है। थोड़ा सा आप इनको जोखिम वाले काम लग दीजिए, जोखिम वाले कार्य आप इनको दीजिए। अब ये जो जोखिम वाले कार्य है, दरअसल में कहते हैं चैलेंजिंग टास्क कहते हैं इनको। अब थोड़ा सा इनको मुश्किल काम लगाइए, उसको आपने नाम दिया है चैलेंजिंग टास्क। अभी जो चैलेंजिंग टास्क है क्लासरूम एनरिचमेंट प्रोग्राम है, आपका स्पेशल एजुकेटर्स, स्पेशल क्लासरूम, स्पेशल पाठ्यक्रम या करिकुलम, ये आपने दिया है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। अब सपोज करिए वो नहीं पूछ रहा आप लोगों से, और आपसे पूछ रहा है कौन से वाला? कमज़ोर के लिए, और जो आपके पिछड़े बालक हैं उनके लिए यदि आपसे पूछ रहा है कि भाई अब इनको आप कैसे उपचार करोगे, तो यहाँ पर भी आपको जवाब देना है। और उस जवाब में सबसे पहले आपको मेंशन करना है कि इन बच्चों के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज का मौका देना है, जिसको आप लोगों ने नाम दिया है अभ्यास। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस है वो आप इनको कराइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको लर्निंग बाय डूइंग कराने का मौका दीजिएगा। ये कौन से बच्चों के लिए है? तो जवाब दिया है आप लोगों ने कमज़ोर और पिछड़े बच्चों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों के लिए आप प्रत्यक्ष अनुभव के मौके दीजिए। प्रत्यक्ष अनुभव को आप लोगों ने नाम दिया है डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो रहेगा, ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऐसे बच्चों को आपको देना पड़ेगा। ये आपने जवाब दिया है कि साहब हम कमज़ोर और पिछड़े बच्चों का करेंगे। आपका ये प्रयास रहेगा कि आप इनके प्रति थोड़ा सा संवेदनशील बनिए। संवेदनशील का मतलब होता है थोड़ा सा आप इनके प्रति सेंसिटिव बनिए। तो इन बच्चों के प्रति जब आप सेंसिटिव बनोगे तो ये बच्चा आपके साथ सीखने में एडजस्ट करेगा। जितना ज़्यादा हो सके आप इनको अभिप्रेरित करिएगा। अभिप्रेरित का मतलब हो गया है कि आप इनको मोटिवेट करिएगा। कौन से बच्चों की बात चल रही है ये? तो जवाब है कमज़ोर और पिछड़े बच्चों के लिए। आपने कहा सर और क्या हो सकता है? तो भाई याद रखिएगा, इन बच्चों को सिखाने की बात चलेगी तो 100% आपका प्रयास रहेगा कि आप इनके लिए अनुदेशनात्मक और अनुदेशनात्मक सामग्री कह दीजिएगा, जिसको आप लोगों ने कहा कि इन बच्चों के लिए पॉसिबल हो तो आप लोग मैक्सिमम या जो आवश्यकता है उनके अनुसार आप इन बच्चों के लिए टीचिंग एड आपको इस्तेमाल करनी होगी, जिसको आपने सहायक सामग्री आपने कहा है, ये आपने जवाब दिया है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि पढ़ा दीजिए सर जी, और प्रच्छा उपागम को एक बार बता दीजिए। ठीक है, दोनों चीज़ें बता देता हूँ अभी। तो ये भाई आपका रहा है, आपका निदान और उपचार की कहानी है। कमज़ोर बच्चों का कैसे करोगे, प्रतिभाशाली बच्चों का कैसे करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों के लिए जो काम नहीं करना है, रिपीट कर रहा हूँ, दोनों के लिए जो काम नहीं करना है वो ये है कि क्लास में बच्चों को डांटना नहीं है। भाई क्लास में बच्चों को डांटना नहीं है, क्लास में बच्चों को इंसल्ट नहीं करना है, क्लास से बाहर बच्चों को निकालना नहीं है, क्लास की कंप्लेन किसी और से नहीं करनी है। कई बार टीचर क्या करता है ना, एक बच्चे की कंप्लेन दूसरे क्लास के बच्चों से करता है, वो बच्चा खराब है, वो लड़का खराब है, वो तो पढ़ता ही नहीं है। दूसरे क्लास के बच्चों से कह रहा है, दूसरे क्लास के टीचर से कह रहा है, क्लास का या स्कूल का जो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर, उससे कह रहा है। तो जब एक बच्चे को आप ऐसे क्रिटिसाइज करोगे तो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस कैसे जाएगा? लो जाएगा। बच्चा गिल्ट महसूस करेगा, और जब बच्चा गिल्ट महसूस करेगा तो वो बच्चा क्लास में, स्कूल में एडजस्ट नहीं करेगा, और जिस दिन बच्चों ने एडजस्ट करना बंद कर दिया वो बच्चा सीखना बंद कर देगा। इसलिए कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए ये अपने को मालूम होना चाहिए। ये था आपका निदान और उपचार। 3 नाम शायद मैं नहीं कहूँगा कि मैंने बताए होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा हो नहीं सकता कि शायद मैंने नहीं बताए होंगे आप लोगों को। जब भी ये मूल्यांकन वाला नाम आता है, मुझे लग रहा है कि मैंने 3 नाम आपको 100% बताए होंगे। और वो 3 नाम कौन कौन से थे? तो पहला नाम मैंने आपको बताया होगा, और वो रहेगा आपका सीखने के लिए। दूसरा बताया था
सीखने के रूप में, और लास्ट में बताया था सीखने का। ये भाई बताए थे कि ये है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इन नामों को याद रखना। पहला जो नाम है उसको कहा असेसमेंट फॉर लर्निंग, दूसरे का मतलब रहेगा असेसमेंट एज लर्निंग, और लास्ट में रहेगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। सीधा सा जवाब होता है कि जब हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, कह सकते हो सिखाने से पूर्व, ये इसका जवाब है। बच्चों का सिखाने से पूर्व जो आप असेसमेंट करते हो वो क्या कहलाता है, सीखने के लिए। दूसरा जवाब है सीखने के रूप में, तो जवाब रहेगा आपका सीखने के साथ, है ना, सीखने के दौरान कह सकते हो। ये हो गया सीखने के साथ, सीखने के दौरान, और ये हो गया है सीखने के पश्चात। इंपॉर्टेंट है तीनों नाम, मैं समझता हूं ये क्लियर होगा आप लोगों को। पहले वाले को नाम दिया है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, और ये हो गया है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसको ऐसा करके लिखा आप लोगों ने, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये तो आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे नाम, ये तो असेसमेंट एज लर्निंग, ये आपने जवाब दिया है, और ये जवाब दिया है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। ये जो आपका ये वाला है इसको सतत कहा आप लोगों ने, ध्यान रखना है। सीखने से पूर्व है, दरअसल में ये निदानात्मक है ये, और दरअसल में देखा जाए ये है आपका योगात्मक। पहला हो गया है निदानात्मक, दूसरा हो गया है फॉर्मेटिव। इसको आप फॉर्मेटिव कहोगे चलेगा, इसको कहते हैं समेटिव। क्लियर है आप लोगों को? ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हुए हो? हाँ जी, क्या कह रहे थे? हे प्रभु, कोई गलती तो नहीं होगी मेरे से? ऐसे बैठे हो बिल्कुल, है ना, जैसे हनुमान जी बन के बैठे हो बिल्कुल ही। ये क्लियर तो है ना? ये समझ में आया है, नहीं आ रहा है? ये मैंने ये इंग्लिश के टर्म इसलिए लिख दिए मैंने, क्योंकि आपके ये इंग्लिश में भी है आप लोगों के ये, तो अब हिंदी इंग्लिश दोनों समझ में आ गया है। हिंदी वाला आपके हिंदी में काम आ जाएगा, और इंग्लिश वाली जो टर्म है वो आपकी इंग्लिश वाली टर्म में यूज आ जाएगी। वरना भाई अपने को इंग्लिश नहीं आती, अपन हिंदी मीडियम के बच्चे हैं अपन। हाँ, वो दो प्रश्न पूछा था, एक तो था मानसिक उद्वेलन विधि और दूसरा है प्रच्छा उपागम। ठीक है, और कुछ पूछ रहे हो क्या भाई? क्या हो गया साहब, कहां चल दिए? इसके बारे में पूछा था किसी ने, मस्तिष्क उद्वेलन के बारे में। सेकंड वाला जो शब्द है ये आप लोगों ने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, ये नाम आता है आप लोगों का इसको नाम दिया था आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग, आपने नाम दिया है। अब ये ब्रेन स्टॉर्मिंग हम कहते किसे हैं, मस्तिष्क उद्वेलन किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क तो आपका मालूम है दिमाग हो गया एक तरह का देखा जाए तो आपका, और ये जो उद्वेलन शब्द है, उद्वेलन शब्द का मतलब होता है तूफान। तो कहते हैं कि साहब एक ऐसी विधि जो आपके मस्तिष्क में तूफान उत्पन्न कर देती है, उस विधि को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क उद्वेलन विधि। तो आपने कहा सर ऐसा कैसे, थोड़ा एग्जाम्पल देकर बताइए कि ये कौन सी ऐसी विधि है जो हमारे दिमाग में तूफान उत्पन्न कर देती है। तो एक छोटा सा जवाब है, और छोटा सा जवाब क्या रहेगा, छोटा सा एक प्रश्न है, और केवल आप लोगों से इतना पूछा कि भाई सपोज करिए कि एक सप्ताह में, ये आपका जवाब है कि साहब एक सप्ताह में जो रविवार आ रहा है, जो संडे जो आ रहा है आपका, तो कहता है कि अब साहब हम ये नियम बनाने वाले हैं
कि आपकी संडे को छुट्टी नहीं रहेगी। संडे को छुट्टी नहीं रहेगी। अब आपका 7 डेज का वीक होगा। लोग 5 डे के बाद में 4 डे वीक की मांग कर रहे थे। हमने क्या कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब वीक होगा आपका 7 डे। 7 डे का मतलब 7 डे वर्किंग डे होंगे आपके। अब ये आपने कहा कि भाई सोचिए, यदि 7 डेज का वीक हो जाए तो कैसा रहेगा। तो अब क्या होगा कि इसको सुनते ही 100% मैं कह सकता हूँ आपके दिमाग में विभिन्न प्रकार के विचार आना स्टार्ट हो जाएंगे। सर जी हम कपड़े कब धोएंगे, सर जी हम फलाना कब करेंगे, सर जी हम रेस्ट कब करेंगे, सर जी हम घर कब जाएंगे, सर हम ये काम कब करेंगे। ये जो आपके माइंड में जो विचार आ रहे हैं, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहते हैं मस्तिष्क उद्वेलन। तो 1 लाइन में जवाब देना है सभी को। वह विधि जो हमारे दिमाग में विभिन्न प्रकार के विचारों को जन्म देती है, उस विधि को कहा जाता है मस्तिष्क उद्वेलन विधि। रिपीट कर रहा हूं, वह विधि जो हमारे मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के विचारों को जन्म देती है, उस विधि को कहा जाता है मस्तिष्क उद्वेलन विधि। पहला जवाब है। दूसरा जवाब है कि साहब ये जो मस्तिष्क उद्वेलन विधि है, इस मस्तिष्क उद्वेलन विधि के लिए बहुत सारे नाम आते हैं। मतलब बहुत सारे नाम इसके लिए यूज हुए हैं। जैसे कि इसको पहला ही नाम दे दिया गया है और वो नाम रहेगा आपका मस्तिष्क झंझावत विधि। ये इसका नाम रहेगा। तो ये दूसरा नाम है इसका। इंग्लिश में तो एक ही रहेगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। हिंदी में काफ़ी सारे नाम हैं, जैसे मस्तिष्क झंझावत कह दिया है, इसी को दूसरा नाम आपने दिया है और वो रहेगा आपका, जिसको हमने कहा है मस्तिष्क उद्योतन आपने कह दिया है। ये आपका सेकंड नाम हो गया है। थर्ड जो नाम है इसका, ये हमने जोड़ा है और ये हो गया है मस्तिष्क विप्लव विधि। ये आपका जवाब है। तो अब नाम पूछोगे आपसे तो इस विधि के इतने सारे नाम हो गए, जिसमें आपने मस्तिष्क उद्वेलन भी कहा है, मस्तिष्क झंझावत भी कहा है, मस्तिष्क उद्योतन भी कहा है और मस्तिष्क विप्लव भी कहा है। और इंग्लिश में तो हम अभी भी इसको एक ही कह रहे हैं। और ये रहेगा आपका, ये है आपका ब्रॉन या ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, आप लोगों ने इसको नाम दिया है। तो ये देखो भाई, अन्य नाम वाली बीमारी खत्म हो गई है। आपसे पूछेगा कि किसे कहते हैं, 1 लाइन में जवाब देना है आप लोगों को। और वो 1 लाइनर जवाब क्या रहेगा कि विधि जो बालकों में, विधि जो बालकों के मस्तिष्क में, विधि जो बालकों के मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के विचारों को जन्म देती है, विभिन्न प्रकार के विचारों को जन्म देती है, उसको हमने क्या नाम दे दिया है, उसको हमने नाम दे दिया है मस्तिष्क उद्वेलन विधि। इन शॉर्ट एक शब्द के रूप में बात करोगे कि क्या कोई ऐसा एक शब्द है जिससे हम इस विधि को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। 100% ये विधि है जिसको कहा जाता है, क्या नाम दे दिया भाई, विचारोत्तेजक विधि, है ना। विचारों का मतलब विचार, उत्तेजक का मतलब होता है प्रकट करने वाली। ऐसी विधि जो आपके विचारों को प्रकट करने में, विचारों को उत्पन्न करने में, विचारों को जन्म देने में सहयोग करती है, उस विधि को क्या नाम दे दिया है, विचारोत्तेजक विधि। ये नाम क्लियर है आप सभी को। आगे चलूं मैं एक बार, चलिए। ऐसे लग रहे हो आज जैसे किसी ने धोखे सुखा रखा है आप लोगों को, है ना। कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा। क्यों परेशान हुए थे, फिर मुझे भी परेशान किया आप लोगों ने। अच्छा भला कल जय हिंद जय भारत हो गया था, है ना। ना कोई क्वेरी लेकर आए, कोई क्वेरी लेकर आते तो मुझे अच्छा लगता है, चलो क्वेरी है आपके पास में। ये तो ऑनलाइन वालों ने 2-3 क्वेरी पूछ ली, तो चलो ठीक है, इस बहाने तो चलो आपकी तरफ से प्रश्न आ गए हैं। सबसे प्यारा प्रश्न इसके बारे में है, हाँ जी, क्या है, उदास है, क्यों, कौन, सभी उदास है। तुझे तेरा पता है, सबका पता है भाई। तू उदास है क्या, पक्का, चल ठीक है, तू क्यों उदास है ना। इसे कहते हैं बेटा घेरना, है ना। हमारे लैंग्वेज, देसी लैंग्वेज है घेरना। तू बता, तू क्यों उदास है। अरे अरे,
अरे अरे अरे, बता देगा। एक राजा था जिसके प्राण किसी तोते में अटके हुए थे। तो हे राजन, आपके प्राण कहां पर अटके हुए हैं? है ना, उड़ गए। क्या बात कर रहा है यार। तो ये उड़ाने का क्रेडिट किसको दिया गया था? हाँ जी, मैं समझा नहीं। क्यों भाई? चलो अच्छा है। चलिए जी, और आपके हालचाल कैसे हैं सभी के? बढ़िया है सभी के हालचाल। तो इसके बारे में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षाओं में आया हुआ है, अनगिनत बार आया हुआ है। L1 में थोड़ा कम पूछते हैं, मैं कहता हूं नहीं भी पूछते हैं। इस विधि का एक जनक है जिसका नाम है एलेक्स ओसबर्न। आपसे पूछेगा इस विधि का जनक कौन है, तो जवाब क्या रहेगा? एलेक्स ओसबर्न इस विधि के जनक का नाम है। अब जनक नहीं पूछा आप लोगों से, थोड़ा सा आगे चलते हैं कि और क्या बात रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो एलेक्स ओसबर्न है, इसने किताब लिखी थी जिसका नाम था अप्लाइड इमेजिनेशन। क्या नाम था भाई पुस्तक का? अप्लाइड इमेजिनेशन। ये इसकी पुस्तक है जो कि 1950 में इसने लिखी थी। और इस पुस्तक में इस विधि के बारे में सारी जानकारी मिलती है। वो किताब का नाम क्या था? अप्लाइड इमेजिनेशन। तो दो प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि का जनक किसे माना जाएगा? एलेक्स ओसबर्न को माना जाएगा। इस विधि के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आपने जवाब दिया कि साहब इनकी जानकारी इनकी पुस्तक में मिलती है जिसका नाम है अप्लाइड इमेजिनेशन। अब सबसे जरूरी जो बात है, आप कहोगे कि सर मस्तिष्क उद्वेलन विधि भले ही आपने कहा है, ये विधि क्यों काम आती है, इसका लाभ क्या है, इसका फायदा क्या है? तो एक जवाब हम हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो विधि बच्चों को मानसिक रूप से एक्टिव बनाती है, उसका सबसे बड़ा महत्व यही है कि साहब यह विधि, एक तरफ तो आप लोगों ने नाम लिखा है और उसमें लिखा है मानसिक शक्तियों के विकास में, ये आपने जवाब लिखा है। यह विधि मानसिक शक्तियों के विकास लिखा आप लोगों ने। उसके साथ साथ आपने लिखा है चाहे सृजनात्मकता लिख देना, चाहे रचनात्मकता लिख देना, बात एक ही है। और इसके साथ में हमने लिखा है, और यह है कल्पनाशीलता, 3 क्वालिटी हो गई है, का विकास करती है। क्योंकि जब भी आप किसी बारे में अपने विचार रखोगे तो 100% एक बात तो माननी पड़ेगी कि विचारों को प्रकट करोगे तो आपको तर्क भी करना पड़ेगा, आपको चिंतन भी करना पड़ेगा। और जब भी कोई व्यक्ति चिंतन तर्क करता है, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, तो बुद्धि विकसित होगी। कहते हैं कि साहब जब आप किसी के बारे में भी जब नए नए विचारों को जन्म दोगे तो आप आपकी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करोगे। क्योंकि क्रिएटिविटी का सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो नवीनता होती है, नए विचार हमें रखने होते हैं। और लास्ट जो जवाब है आपका कल्पनाशीलता। जब आपको किसी के बारे में अपने विचार रखने होते हैं तो वहाँ क्या यूज हम जरूर करते हैं, हम हमारी कल्पनाओं को जरूर प्रयोग करते हैं, क्योंकि कल्पनाओं से ही नवीन विचारों का जन्म होता है। तो अब आपने क्या जवाब दिया, ये विधि क्यों जरूरी है? पहला जवाब दिया मानसिक शक्तियों का विकास करती है, दूसरा जवाब है सृजनात्मकता का विकास करती है, और थर्ड हो गया कि हमारी कल्पनाशीलता का विकास करती है। अब 3 बिंदु आपने महत्वपूर्ण देखे हैं। अब आपने कहा सर इसके अलावा और क्या रहेगा, तो भाई सबको ध्यान रखना है कि इसके अलावा आपको कोई एग्जाम के लिहाज से देखोगे तो एग्जाम के लिहाज से तो ये चीज़ जरूरी है। ये पहला जनक कौन है, दूसरा विधि के नाम क्या है, तीसरा कौन सी पुस्तक में इसका जिक्र मिलता है, चौथा भाई इसका सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वो कौन सा रहेगा। अब देखिए केवल कुछ लोग क्या करते हैं, ये लिख रहे हो क्या आप लोग? आगे चलो ना मैं भी, ठीक है। 1962 में तो उसका आता है, क्या नाम है उसका, रिचर्ड सचमैन का। ये यार वैसे तो देखो पुस्तक लिखी कब जाती है, छपी को कभी कुछ और होती है, पब्लिश कभी सामने कभी आती है, तो डेट को इश्यू नहीं है। मेरे को याद था तो मैंने लिख दिया, बाकी डेट तो कभी इशू रहा ही नहीं है। इशू तो ये रहता है कि भाई कौन सी किताब है, किसने लिखी है, विवरण कहाँ मिलता है। अपनी किताब हो, अपने तो कोई किताबों का लेना देना ही नहीं है कब छपती है,
क्योंकि किताब लिखता बंदा अलग तारीख को है, पब्लिश किसी दिन और होती है, और वो अवेलेबल अलग दिन होती है। तो क्या होता है, कभी भी किताबों के बारे में देखना, आजकल की किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ, पुरानी किताबों की बात करोगे उनकी एक डेट कभी मिलेगा ही नहीं। एलेक्स ओसबर्न ने क्या किया था? किसका क्या किया था? हाँ, तो क्यों 1950 में क्या गड़बड़ थी? मतलब गड़बड़ क्या थी, मतलब 1950 में क्यों नहीं? 1950 का वर्ष शुभ नहीं था इसलिए या 1950 में इसका जन्म ही नहीं हुआ था? अरे हमें दिक्कत कैसे हो जाएगी यार, आप हो हमारे साथ में जब। चलिए आगे बढ़े एक बार। 1960, 1962, 1965 जो नाम आता है आपका, वो आता है आप लोगों के रिचर्ड सचमैन का जो इंक्वायरी अटेनमेंट मॉडल है, जिसको पूछा है किसी ने, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। पहला नाम आता है सकवाब का आता है, और सकवाब के बाद में जो दूसरा नाम आता है वो नाम आएगा रिचर्ड सचमैन का। तो वहाँ 1960, 1962 दोनों बनते हैं, और या 65 भी दिया हुआ है, 3 डेट आती है उसके बारे में। लेकिन इसके बारे में मोस्ट प्रोबेबल जो डेट है, देखो 62 भी मैंने क्या कहा, 62 में सकवाब आता है और सचमैन का आता है 1965 में, दोनों ही नाम है। विधि को पहले रखा था सकवाब के द्वारा, और सकवाब के बाद में प्रेजेंट किया था रिचर्ड सचमैन ने, ये ध्यान रखना उसके बारे में। तो ये लिखा गया आप लोगों ने। आगे चले एक बार, चलिए अब एक जरूरी बात जो आपको जाननी है, केवल मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टीचर क्लास में कह रहा है कि सोचिए जरा, पृथ्वी पर चारों तरफ जल ही जल हो तो कैसा रहेगा। अब जैसे टीचर ने ये बोला, बच्चा दिमाग में कल्पना करना स्टार्ट कर देगा। टीचर कह रहा है कि सपोज करिए यदि 1857 में रिवॉल्यूशन नहीं हुआ होता तो क्या होता। टीचर कह रहा है कि यदि भारत से अंग्रेज नहीं गए होते तो कैसा होता। टीचर कह रहा है कि यदि अंग्रेज भारत आए नहीं होते तो कैसा होता। तो ये जो टॉपिक रख रहा है, इस पर बच्चा क्या करेगा, अपना दिमाग को यूज करेगा, और वही विधि कहलाती है मस्तिष्क उद्वेलन विधि। अब साहब केवल जानकारी के लिए ध्यान रखना कि ये जो मस्तिष्क जो उद्वेलन विधि है, इसको यूज कैसे करना होता है, तो ध्यान रखना इसके लिए कुछ तरीके होते हैं। और तरीके में क्या होता है, सबसे पहले आप कोई विषय कह सकते हो, कोई प्रकरण कह सकते हो, उस विषय का चुनाव सबसे पहले किया जाता है। ये पहला जवाब है, विषय का चुनाव। दूसरा रहेगा कि जो विषय आपने चुना है उसका प्रस्तुतिकरण भी करना होता है। थर्ड जो जवाब दिया आप लोगों ने, उस थर्ड को आप लोगों ने नाम दिया है, और वो रहेगा आपका परिभाषीकरण। ये अमूमन ये तीनों जो है, इनको पहले को एक साथ रखते हैं, तीनों को एक साथ रखते हैं। फिर आपका अगला जवाब रहेगा, और उसे हमने जवाब दिया है, और इसमें हम लोगों ने लिखा है समस्या का संकेंद्रण। ये आपका जवाब है, बताऊंगा मीनिंग क्या है संकेंद्रण का। दूसरा जवाब है आपका संकेंद्रित कथन, ये जवाब है आपका। फिर रहेगा आपका सार। सार के बाद में आपने कहा उत्तम कथन का चयन, और उत्तम कथन के चयन के बाद में फिर आपने जवाब दिया है मूल्यांकन। मतलब आप जब भी मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रयोग करोगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब सबसे पहले है कि आपको टॉपिक को चुनना पड़ेगा कि भाई किस टॉपिक पर आप चर्चा करना चाहते हो। उसके बाद में हमें सेकंड पर उस टॉपिक को बच्चों के सामने रखना पड़ेगा। बच्चों के सामने रखने के बाद में बताना पड़ेगा ये टॉपिक आपने क्यों चुना है, ये इस टॉपिक पर आप चर्चा क्यों करवाना चाहते हो, इस टॉपिक से चर्चा से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, ये आपने जवाब दिया है। फिर कहते हैं कि समस्या का संकेंद्रण। समस्या के संकेंद्रण का मतलब है कि अब हमें यहाँ पर समस्या का जो मुख्य बिंदु है वो मुख्य बिंदु हमें निकालने होंगे। उसके बाद में हमें कहते हैं कि साहब जो समस्या है उस समस्या के लिए जो मेन कारक उत्तरदायी है उनको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ फिर हमें निष्कर्ष बताना होता है, और यहाँ पर क्या करना है कि उस समस्या के बारे में विद्यार्थियों ने जो अपने विचार रखे हैं उन विचारों में से जो बेस्ट विचार है वो हमें सेलेक्ट करने हैं, और यहाँ पर हमें बताना है
कि समस्या के बारे में जो सुझाव आए थे उन सुझावों से आपकी समस्या का समाधान होता है या नहीं होता, वो हमें यहाँ चेक करना होता है। ये सोपान होते हैं इस विधि को काम में लाने के लिए, जिसको आपने क्या नाम दिया है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि। अब एक नाम यहाँ पर पूछा है आपसे, और वो नाम क्या पूछा है, किसी ने कहा कि सर ये एक विधि है जिसको नाम दिया था आप लोगों ने प्रच्छा प्रतिमान। बोला जी ये प्रच्छा प्रतिमान क्या है? तो दो शब्द यहां पर दिए हैं। प्रच्छा का मतलब होता है पूछताछ। हो गया, बाकी ये रह गया था। एक जवाब है आपका प्रच्छा, और प्रच्छा हम कहते हैं पूछताछ को कहते हैं। तो पूछताछ कहिएगा एक ही बात है, बातचीत कहिएगा एक ही बात है, और साहब कहते हैं कि इंक्वायरी भी कहते हैं इसको। तो आप इंक्वायरी आपने कहा है। दूसरा है आपका प्रतिमान। प्रतिमान को हमने नाम दिया है मॉडल। तो एक ऐसा पढ़ाने का तरीका है जिसमें हम किस पर बल देते हैं, तो जिसमें हम पूछताछ पर बल देते हैं, बातचीत पर बल देते हैं, जिसमें हम बच्चों को एक्टिव रखते हैं कि भैया वो एक्टिव रहे, प्रश्न पूछे, बच्चों के साथ में, टीचरों के साथ में डिस्कशन करें। उसको हमने क्या नाम दिया है, इंक्वायरी मॉडल। इसको और थोड़ा लंबा करना चाहोगे तो इसको दूसरा भी नाम दे सकते हैं। और दूसरा क्या नाम रहेगा, इसको कहते हैं इंक्वायरी, और दूसरा नाम दिया है अटेनमेंट, और तीसरा नाम जोड़ा है मॉडल। इसका मतलब है इंक्वायरी, अटेनमेंट, मॉडल इसको कहते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं प्रच्छा, प्रशिक्षण, प्रतिमान, ये पूरा नाम बनता है प्रच्छा, प्रशिक्षण, प्रतिमान। कहते हैं कि साहब इसमें बच्चा पूछताछ करता है, बातचीत करता है, इसमें बच्चा संवाद करता है, और वह विधि जिसमें बच्चा पूछताछ के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, इंक्वायरी के माध्यम से संवाद करता है और आगे बढ़ता है, उसे हमने क्या नाम दे दिया है, प्रच्छा, प्रतिमान। अब दो नाम याद रखिएगा। इस विधि को सबसे पहले, या इस विधि का जो आदर्श है, वो एक व्यक्ति ने रखा है जिसका नाम है सकवाब। लेकिन इस विधि का जो जनक है, वो जिस व्यक्ति को माना जाता है, इसका यूज करने का जो श्रेय है वो जिस व्यक्ति को दिया जाएगा, वो व्यक्ति कौन है, रिचर्ड सचमैन। अब आपने कहा कि सर कैसे, क्यों और कैसे बच्चा इसमें सीखेगा, तो मैं आपसे एक बात कहता हूं कि जो छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे का मतलब है, हम मान लेते हैं कि आजकल तो क्या ज़माना हाईटेक हो गया है, आजकल तो 3 साल के बच्चे को स्कूल बिठा रहे हैं भाई, है ना। 3 साल के बच्चे, 2.5 साल के बच्चे का एडमिशन हो रहा है आजकल, तो 2.5 साल के बच्चे का होता है, नहीं होता है, होता है ना। आपका कितनी एज में हुआ था? 7 साल। और तब भी फिर आपका तो मन नहीं करता होगा ना, मेरा मन नहीं किया अभी क्या यार पढ़ेंगे, और एक आध साल खेल लेते हैं। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? माता पिता भी कहते थे अभी तो छोटा ही है, अभी क्या करेंगे स्कूल भेजकर इसको। बच्चा चाहे 6 साल का हो, चाहे बच्चा 5 साल का हो, चाहे बच्चा 4 साल का हो, चाहे बच्चा 3 साल का हो, बच्चा सबसे ज़्यादा बातचीत और पूछताछ के माध्यम से ही सीखता है। ये फैक्ट है, ये बात है। आप मुझे बताओ, क्या बच्चों को लैंग्वेज कोई सिखाता है क्या? भाषा कोई सिखाता है क्या? और बच्चा भाषा के साथ जन्म भी नहीं लेता है भाई, भाषा को बच्चा एक्वायर कर रहा है। तो आप मुझे बताइए, बच्चा लिखना भले ही नहीं सीखा है, लेकिन बच्चा क्या सीख चुका है? बच्चा बोलना सीख चुका है। अब ये बोलना बच्चा कैसे सीख रहा है? दूसरे लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से, दूसरे लोगों के साथ संवाद के माध्यम से बच्चा क्या सीख रहा है? भाषा सीख रहा है। आज आप और हम देखें, ये तो क्या करें कि थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा डिपेंडेंट ज़्यादा हो गए हैं, निर्भर ज़्यादा हो गए हम लोग। और निर्भरता हमारी किसके ऊपर हुई है? ये कॉपी किताबों पर निर्भरता हो गई है। यदि हमारी इन कॉपी किताबों पर निर्भरता नहीं होती, निर्भरता का मतलब है यदि हम हर चीज़ को लिखते नहीं, तो मेरा पूरा विश्वास है आप ज़्यादा सीखते, फिर आप लोग आप ज़्यादा सीखते। फिर अभी अपन क्या कर रहे हैं? कॉपी है ना, नोट्स है ना, तो अब हम क्लास में क्या करते हैं? हम तब एक्टिव होते हैं जब हमें कुछ लिखना होता है, और जब टीचर सुना रहा होता है तब हम ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते। इसलिए एक ऐसी विधि जो सामूहिक चर्चाओं के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से सीखने पर बल देती है,
उस विधि को कहा जाता है प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान। विज्ञान में भी काम आती है, ले सकते हो आप। सामाजिक अध्ययन में भी काम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन हम चाहे तो इसको लैंग्वेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए इसके माध्यम से? बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पूछताछ के मौके देने चाहिए। क्या करती है ये? कहते साहब इससे बच्चों में अन्वेषण करने की जो एबिलिटी है उसका विकास होता है। किसकी एबिलिटी आती है? अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करने की जो एबिलिटी है, ये बच्चों में आती है। अन्वेषण के अलावा इससे बच्चों में तार्किकता बच्चों में आती है। तार्किकता क्यों? क्योंकि बच्चे को क्या करना पड़ेगा? बच्चों को लॉजिक लगाना पड़ेगा। इसी के आधार पर बच्चों में संवाद करने की जो एबिलिटी है ये बच्चों में आती है। इसी के साथ बच्चों में बात करें तो कहते हैं साहब जो हमारी मानसिक क्षमताएं हैं, इन मानसिक क्षमताओं का विकास भी होता है। इसके अलावा यदि बात करोगे तो एक ऐसी विधि है जो बच्चों में रचनात्मकता का विकास करती है। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात कहूँगा तो यही है कि साहब एक ऐसी विधि है जो बच्चों में अभिव्यक्ति के जो कौशल होते हैं उन कौशलों को विकसित करने का काम करती है। उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया है? प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान, या जिसको इंक्वायरी अटेनमेंट मॉडल का नाम हम लोगों ने दिया गया है। हालचाल बताइए, आप लोग कैसे हैं भाई? बढ़िया है। तो आप भी बीच बीच में फरमाइशी प्रोग्राम कर दो तो ठीक रहेगा थोड़ा सा, है ना। 2 प्रोग्राम रखे थे किसी ने सामने से, वो दोनों प्रोग्राम पर डिस्कस कर लिए। देखो आप आए हो, सिलेबस आपके हाथ में है, सबके खुला है, सबके पास रखा हुआ है। किसी कॉपी में होगा, किसी के फ़ोन में होगा, किसी के माइंड में होगा। तो सिलेबस है, क्वेरी है, कोई भी पूछोगे तो बड़ा मज़ा आएगा। मैं तो क्या पूरा सिलेबस ही बता रहा था आप लोगों को, तो उससे क्या वन साइडेड काम हो रहा है। आपका कोई डाउट है, आपका कोई प्रश्न है, परीक्षा को लेकर सब्जेक्ट को प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, कोई भी क्वेरी है तो आपकी क्वेरी आएगी, उसका सॉल्यूशन अच्छे से होगा। वरना मैं तो वन साइडेड बता ही रहा हूँ सारी चीज़ों को। बेहतर होगा कि आपके डाउट है यार, इस ये वाला टॉपिक है ना सर, इसमें कैसे प्रश्न बनेगा इसमें, ये है मज़ेदार वाली चीज़। आप टॉपिक का नाम दो मुझे कि सर इसका थोड़ा बताओ कि इसमें कैसे कैसे पूछ सकता है, इसमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो आप मुझे पूछोगे तो फिर मुझे बताने में बड़ा मज़ा आएगा फिर। बाकी मैं तो एक ही पिच पर बैटिंग कर रहा हूँ अभी। और अब आप कहोगे सर हम तो किसी से बात ही नहीं करते, हम तो, है ना, हमारा तो नेचर ही कुछ ऐसा है, हम तो ज़्यादा किसी से बात करते ही। गुरुजी हम तो हमारे काम से काम रखते हैं बस, है ना। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। और हालचाल कैसे हैं आप लोगों के? बढ़िया है सभी के। कितना छोटा सा सिलेबस है ये, है ना। रियली में छोटा सा है, रियली में छोटा सा है। इस पूरे वाले सिलेबस को हद मार के बात करें तो मैं इसको हाईएस्ट 2 महीने में, वो आप लोग डीपली पढ़ रहे हो इसलिए, मैं मैक्सिमम 2 मंथ्स में इसको जोरदार तरीके से पढ़ भी सकता हूँ। शानदार तरीके से इस पूरे वाले सिलेबस के धमाकेदार नोट्स भी बना सकता हूँ। और 2 महीने बाद में मैं इसमें से जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे वो प्रश्न भी बता सकता हूँ कि भाई इस टॉपिक में से ये प्रश्न आएंगे। हाँ बेटा, फिर मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी फिर मेरे को, है ना। 2 महीने तक मुझे सारा काम छोड़कर यही लेके बैठना पड़ेगा फिर मेरे को, है ना। ऑफ रिकॉर्ड एक बात बोलूंगा, और ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक
और दूसरी जरूरी है कि अब आप तो पढ़ चुके हो, आप तो सिलेबस पूरा कर चुके हो, अब तो सारा टाइम आपके पास कौन सा बचेगा, केवल और केवल रिवीजन करने का। तो सबसे पहला काम है आपका जो सिलेबस जो आपको नोट्स में लिखवा रखा है गुरुजियों ने, इसको अच्छे से तैयार करो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। यहाँ से जो बुकलेट आपको मिली है उनको अच्छे से तैयार करो, और जब आपको लगता है कि ये देखो मेरी जो बुकलेट है, मेरी जो कॉपी है, इसमें कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए, मैं बिल्कुल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जो बुकलेट यहाँ से मिली है मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आता है पढ़ने का असली मज़ा। क्यों? तब टाइम आता है कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का। पहले वो पढ़ो जो आपके पास अवेलेबल है। कई बार हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल है हम उसको तो पढ़ते ही नहीं है, और हम नई नई चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, वो गलत है। पहले जो अवेलेबल है उनको पढ़ो। और ये टॉपिक जो लिखे हैं तो लूसेंट वाले टॉपिक है, ये तो सही पूछो तो कौन से वाले टॉपिक है, ये लूसेंट वाले टॉपिक है। ये लूसेंट में एज इट इज नाम से लिखे हुए हैं ये। और लूसेंट की वो जो गाइड आती है ना, लूसेंट वाली हरी हरी नीली कवर वाली जो आती है, मैं कह रहा हूँ कि उसमें से ये प्रश्न एज इट इज मिल जाएंगे ये। तो इसके लिए लोड नहीं लेना, इसके लिए केवल पढ़ाई आपको सही समय पर करनी है। अब मुझे जल्दी से बताइए, और कोई क्वेरी है आपके माइंड में? बस कोई क्वेरी? हाँ, क्या कह रहे हैं वो? बोल प्रभु बोल, बोल। कुछ पूछ तो रहा है, तो यार प्लानिंग तो कर रहा है कुछ। क्या जी? क्वेश्चंस? यार तो आप मुझे पहले बोलते मैं लेके आता ना, मैं तो कहाँ लेके आया हूँ? मैं भी, आपकी गलती थी आपकी, मुझे पहले बोलते तो मैं लेके आता। मैं तो कल आपने कहा था, मैं तो कल आपसे चॉइस देती मैंने तो आप लोगों को कि कोई डाउट कलेक्ट करना हो, कोई प्रॉब्लम कलेक्ट करके आना, तो आप लोग लेके आना। प्रश्न भी आप लोग ले आते, कोई डाउट होते आप ही ले आते मेरे को, मैं क्लियर करवाता क्लास में खड़े होकर उनको। भाई मैंने सुना नहीं, क्या कह रहे थे आप? प्रस्तावना? आपने सुन, क्या कह रहे थे? चिट्ठी भेज रहे हैं? भेज भाई, चिट्ठी भेज यार। चलिए, तो आगे बढ़ूं फिर मैं तो ये करूंगा, फिर जो सिलेबस उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ूंगा। फिर मैं, यदि आपका कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो एक बार। हाँ जी, पूछ रहे हो कुछ? अभी सामाजिक अध्ययन जब आप लोगों ने पढ़ा था, तो सामाजिक अध्ययन में तो कोई नहीं आया था, और समस्या समाधान विधि आपने पढ़ी थी क्या? आप लोगों ने पढ़ी थी, और अभी शायद 2-5 दिन के अंदर अंदर ही पढ़ी थी मेरे ख्याल से आप लोगों ने, या पहले पढ़ी थी? अभी पढ़ी या छुट्टी से पहले पढ़ी थी? अभी पढ़ी है ना, इन दिनों में पहले पढ़ी है। तो मुझे एक बात बताइए कि आप कह रहे थे कि सर पढ़ी हुई है पहले, तो ये जो समस्या समाधान जो विधि है आपकी, ये परीक्षा वाले क्या कर रहे हैं आजकल कि विधि को जबरदस्ती उपागम बना रहे हैं, और उपागमों को जबरदस्ती विधि बना रहे हैं। क्योंकि नाम आपके लिखा हुआ है समस्या मतलब कोई भी शिक्षण विधि और कोई भी उपागम आपके लिखा है। अब दिक्कत ये है कि सपोज करिए कि यहाँ पर आपको समस्या समाधान विधि नहीं दे पेपर में, और उसकी जगह पर आपको केवल नाम चेंज कर दे, ये उपागम आपको लिख दे, समस्या समाधान उपागम, ये आपसे पूछ ले, और आपसे केवल प्रश्न इतना सा पूछ ले कि भाई ये जो समस्या समाधान उपागम है, इसका जनक या इसके विकास का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? समस्या समाधान जो उपागम है उसको विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाएगा, तो जवाब क्या रहेगा? तो देखो भाई, एक बात जरूर ध्यान रखना है, वो एग्जामिनर यही तो चाहता है, वो एग्जामिनर यही चाहता है कि हम ऐसी गलती करें, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि समस्या समाधान जो विधि है उसका आधार प्रयोजनवादी विचारधारा मानी जाती है। लेकिन हमने जब विकास का श्रेय जब दिया था, तो कॉपी में भी आप चेक कर सकते हो, उसमें लिखा था सुकरात और सेंट थॉमस।
ये लाइन लिखी है एग्जैक्टली कि साहब उसके जो विकास है, उसके जो विकास का श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो आपने जवाब दिया है यार, ये तो हिंदी वाला प्रश्न पूछ रहे हो यार आप तो। पीली चिट्ठी है, अरे वाह, अब समझ में आया मेरे को। तो पीली चिट्ठी आ गई है, वेरी गुड। तो श्रुति लेख में जो लेख लिखवाया जाता है, लेवल का तो मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, क्योंकि लेवल शायद मैंने तो देखा नहीं भाई मैंने तो, लेकिन ये जरूर है इसमें नियम जरूर है एक। और नियम क्या है कि जो छोटी क्लास होगी, स्टार्टिंग की क्लास, जैसे फर्स्ट और सेकंड हो गया है या फर्स्ट थर्ड हो गया है, उसके लिए नियम ये है कि उसका वो पाठ पढ़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन उसके बाद की जो क्लास है उसके लिए वो लेसन पढ़ा हुआ हो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो ये तो मैंने देखा था, पढ़ा था मैंने, क्योंकि श्रुति लेखन की कंडीशन यही तो है कि टीचर जो बोलेगा बच्चा उसको क्या करेगा, वो उसको सुनकर लिखेगा। तो इस विधि के द्वारा बच्चे के दो जो कौशल होते हैं उनका विकास किया जाता है, एक तो श्रवण के कौशल और दूसरा लेखन कौशल। तो बाकायदा ये छोटी जो क्लास होती है, प्राथमिक जो कक्षाएं होती है, उस लेवल के बच्चों के लिए मुख्यतः इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन स्तर वाला दोस्त यार मैंने तो कहीं देखा नहीं इसका, तो थोड़ा सा मेरे को तो इसका जो जवाब देना है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दो ही बातें मैंने ज़्यादा देखी है इसमें, एक तो लेसन पठित होना चाहिए और एक लेसन पठित नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग की जो क्लास होगी उसके द्वारा लेसन पढ़ा हुआ होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। लेकिन जो बड़ी क्लास होगी उसके लिए वो लेसन पढ़ा हुआ हो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो पठित अपठित तो मैंने देखा है, लेकिन वो मैंने नहीं देखा। तो ये जो गड़बड़ है ये आपके यहाँ पर देखने को मिलेगी। कौन से वाला? तो जवाब है समस्या समाधान उपागम का। तो यदि विचारधारा पूछोगे तब तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसकी जो विचारधारा है ये कौन से विद्वान के द्वारा रखी गई है या विचारधारा कहाँ से निकल कर आई, तब तो आपका जवाब सही है, प्रयोजनवाद। लेकिन यदि पूछेगा कि विकास का श्रेय किसे दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा एक व्यक्ति पूछेगा तो जवाब आएगा सेंट थॉमस। और मज़ेदार बात आप जानोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को, भाई साहब इस समस्या समाधान विधि को सुकराती विधि भी कहा गया है, इसी को नाम दिया गया है। और क्या नाम दे दिया इसको? सुकराती विधि कहा गया है इसको। और उससे भी बड़ी जो बात है जो आपने, चूंकि आज ठीक है, आज आपकी क्लास का भी लास्ट समय है, उसके बाद में बाकी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ोगे, तो चूंकि आज जो भी बताऊंगा या जो भी पढ़ोगे तो उसमें तो 100% कुछ चीज़ें नई भी पढ़ोगे आप लोग, नई पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे नहीं, नई पढ़ोगे। तो ये जो सामाजिक अध्ययन या जो समस्या समाधान विधि है, जिसको समस्या समाधान उपागम आपने कहा है, इसके बारे में अब तक का यूनिक प्रश्न है, अल्टीमेट प्रश्न है जो आपने नहीं पढ़ा होगा। और वो प्रश्न क्या है? ये समस्या समाधान उपागम कुछ विधियों पर आधारित है, क्या आप बता सकते हो वो विधियां कौन कौन सी है? ये पढ़ा दिया था कि पहले? बताइए क्या है फिर तो यार, फिर तो आपने सब पढ़ चुके हैं फिर तो यार। ये आगमन हो गया है, आगमन के साथ में निगमन हो गया है, और निगमन के साथ में हो गया है विश्लेषण, और विश्लेषण के साथ में हो गया है संश्लेषण। ये जो विधि है आपकी, ये चार जो शिक्षण विधि है या ये जो उपागम है, ये चार विधियों का अनुकरण करता है। एक होता है आगमन, क्यों? क्योंकि हम खोज करते हैं समस्याओं के समाधान के लिए। हम समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के नियमों को प्रयोग में लेते हैं। समस्या समाधान के लिए हम विषय वस्तु का विभाजन करते हैं, और समस्या समाधान करने के लिए हम विभिन्न जो विषय वस्तु है उसको संगठन भी करते हैं। ये चार काम किए जाते हैं इस उपागम में। पहला हो गया खोज, नियम, विभाजन और संगठन। इसको आप लोगों ने नाम दे दिया है कि जो समस्या समाधान उपागम है इसमें चार शिक्षण विधियां काम में आती है। पहला हो गया है आगमन, दूसरा निगमन, तीसरा विश्लेषण और चौथा हो गया है संश्लेषण। और बताइए इसके अलावा
कुछ पूछोगे या हो गया काम कंप्लीट? हो गया काम कंप्लीट? चलिए, तो मुझे एक लास्ट बात बताइए कि आप लोगों को मैंने शायद, आपने मेरे से पूछा था एक दिन और मैंने बताया भी था शायद, कुछ विधियों के बारे में भी आपने अलग से पूछा था, खेल वेल विधियों के बारे में ऐसे प्रश्न पूछे थे शायद आप लोगों ने, पूछे थे नहीं पूछे थे? खेल विधि बताई थी कि मैंने आप लोगों को? खेल विधि मुझे याद है मैंने कराई थी, मैंने बोर्ड पर कराई थी, खेल विधि कराई थी आपको। मैंने जो विधि थी वो विधि बताई थी, मारिया मोंटेंसरी विधि मैंने यहीं पर बताई थी, मैंने आपको बताई थी यहीं पर। और उस विधि में आपने डेक्रोली पूछा था, मैं डेक्रोली के बारे में बताया था। यहीं पर आप लोगों ने मेरे से नहीं पूछा लेकिन फिर भी मैंने बताया था एक विधि के बारे में। और वो विधि आपकी कौन सी थी? उसका नाम था आप लोगों का डाल्टन विधि। ये नाम मैंने शायद बिना पूछे आप लोगों को बता दिए थे। बताए थे या नहीं बताए थे? बता दिए थे। अच्छा, अब कुछ पूछना है क्या आप लोगों को, या कुछ इसमें बाकी है तो मुझे बता दीजिए एक बार कि भाई ये चीज़ बाकी है सर, दोबारा एक बार समझा दो एक बार। कुछ भी आपको लग रहा है कि सर इसमें ये टॉपिक है, ये इस टॉपिक को एक बार आप दोबारा बता दीजिए। तो क्योंकि आए हैं, मैं भी आया हूँ, आप भी आए हो, तो बेहतर है कि टॉपिक में कुछ घट रहा हो कुछ बढ़ रहा हो तो एक बार आप बता दो कि ज़्यादा ठीक रहेगा। वो मेरे हिसाब से तो मैंने कुछ इसमें कमी छोड़ी नहीं थी, जितना हो सकता था उससे कहीं ज़्यादा मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें है कुछ या नहीं है? हो गया कंप्लीट? क्या किया जाए फिर? छुट्टी कर दें? अच्छा, रुकना पड़ेगा? अरे वाह यार, धमकी दे रहे हो यार, ऐसा थोड़ी होता है कोई यार। क्या क्या बोला है? अच्छा, चिट्ठी लिखी जा रही है? ओ थारी तो वो सफेद ये भाई साहब नहीं छोड़ने वाले, इसका मतलब तो चिट्ठी पर चिट्ठी, चिट्ठी पर चिट्ठी। तो और आप लोगों के अब तक जो अनुभव है कैसे रहे भाई? बढ़िया रहे? कोई? हाँ जी नहीं नहीं, शायद सर कल आ जाएंगे शायद। नहीं नहीं सर शायद कल आ जाएंगे। अभी सर आए जब, उनसे पहली बार तो मिठाई खाना उनसे, है ना। आते ही तो बोला सर गाड़ी वाड़ी लेके आए हो। मन नहीं लगता पढ़ाई में? क्यों? अब ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है? क्यों? तेरी आंखों से लगता तो है तू सोता तो नहीं है, तू है क्या करता रहता है बता फिर? आंख ज़्यादातर मन नहीं लगता तो मन तो मेरे ख्याल से लगाना पड़ता है, लगता थोड़ी है यार वो, है? तो कहीं मन खो तो नहीं गया? कहीं खो गया है तो किसी ने पकड़ लिया या अभी ऐसे झूल रहा है हवा में ही? भाई अक्सर क्या होता है, ग्रेविटी का नियम काम करता है। कुछ चीज़ें क्या होती है कि आसमान में घूमती रहती है, और एक होता है कि वो घूमार किसी ने पकड़ लिया। तो मुझे सेकंड वाले चांस का चांस थोड़ा कम लग रहा है। मुझे लग रहा है वो मन शायद घूमे ही जा रहा है, घूमे जा रहा है ना। मन को कोई अभी कदरदान नहीं मिला अभी तक। तो उसके लिए तो भाई देखो यही है कि बढ़िया वाले कोई देवता को ढोक लगा एक बार कि हे ईश्वर। खाटू श्याम जाते हैं तो यहीं कहीं खोया है या कहीं बाहर खोया है? बाहर खोया है। सही है। हम हसरतें लेकर यूं ही खड़े रहे, है ना। हम हसरतें लेके यूं ही खड़े रहे और उम्र सफर करती रही, है ना। ये फैक्ट है, ये बात है। हम हसरतें लेकर यूं ही खड़े रहे और उम्र सफर करती रही। इसका मतलब है हम इच्छाओं को लेकर खड़े रहते हैं और दिन और मौके और अवसर हमारे हाथ से निकलते रहते हैं। तो मेरा तो यही कहना है, जिंदगी में उस पहले काम पर ज़्यादा फोकस करो जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे
पहले आता हो। मेरा ये मानना है, और ये बिल्कुल मैं इस बात को कह सकता हूं कि इस दौर से हर कोई गुजरता है, हर कोई गुजरता है, लेकिन हर इंसान ने अपनी क्या बना रखी है, प्रायोरिटी लिस्ट बना रखी है कि पहले मेरे लिए काम ये जरूरी है, फिर मेरे लिए काम जरूरी है, मेरे लिए काम जरूरी ये है। समस्या समाधान जब विधि मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, तो मैंने एक शब्द बताया था आपको, परिकल्पना। ये शब्द मैंने बताया था। तो मैंने एक लड़के का एग्जाम्पल दिया था, राहुल का, याद होगा आप लोगों को। तो ऐसा ही एक लड़का था जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद में जयपुर आया तैयारी करने के लिए, और उसके क्लास के और भी काफ़ी सारे बच्चे आए थे। तब ये कोचिंग यहाँ पर नहीं आई थी, इस रोड पर नहीं आई थी, सारी की सारी क्लासेस लाल कोठी पर चलती थी। तो उस एक ही क्लास से 3-4 लड़के लड़कियां साथ में आए थे एडमिशन करने के लिए। उन्होंने एक साथ एडमिशन लिया था आरएएस की क्लास में। जब उन्होंने वहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट की, तो अब ठीक है, बचपन की दोस्ती अलग होती है, कॉलेज की दोस्ती अलग होती है, और उसके बाद की दोस्ती फिर अलग हो जाती है। तो हुआ क्या था कि जब वो चारों पांचों एक साथ आए थे, तब उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन उसके बाद में जब वो जयपुर आए तो उनकी बॉन्डिंग धीरे धीरे कम होने लगी, और एक समय ऐसा आ गया कि उनमें से एक लड़का और एक लड़की, ये दोनों आपस में बात नहीं करते थे। अब हुआ क्या कि वो लड़का काफ़ी परेशान रहता था, थोड़ा सेंटिव ज़्यादा था, थोड़ा इमोशनल ज़्यादा था, वो आप लड़की के बिना अब नहीं रह पाता था वो। तो अब क्या हुआ कि साहब उस लड़के जब ज़बरदस्ती अपनी क्लास को छोड़कर उस लड़की की सब्जेक्ट में चले जाना, पीछे पीछे उसके जाना, तो हुआ क्या कि कोचिंग में उस लड़की ने शिकायत कर दी और उस लड़के को कोचिंग से बाहर निकाल दिया। अब जब कोचिंग से बाहर निकाला तो कोई बात नहीं, वो लड़का अपनी दिन भर की पढ़ाई को छोड़कर उस कोचिंग के बाहर ही बैठा रहता था। वो जब भी लड़की आती, जब भी वो लड़की जाती, उसको वहीं देख लेता। सब ऐसा 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन हुआ, वो लड़का पीछे पीछे जाता था। फाइनली उस लड़के की शिकायत कर दी, उस लड़के को पुलिस ने उठा लिया। चलो उसके बाद में फिर वो लड़का जब 2-4 दिन में, 1 दिन में छोड़ दिया पुलिस में, ऐसा कोई इश्यू, कोई बड़ा टारगेट लगता नहीं है इन केसों में। तो फिर वो लड़का आने लग गया। उस लड़की ने किसी को बोला होगा, तो उस लड़के की जोरदार पिटाई लगा दी। वो लड़का फिर भी जाने लगा। फाइनली उस लड़की ने इंस्टीट्यूट आना बंद कर दिया। इंस्टीट्यूट आना बंद किया तो कहीं से पता लगाया वो कहाँ रहती है, वहाँ जाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में लड़की ने अपनी एड्रेस भी चेंज कर दिया। भाई पता नहीं कहाँ से उसे दोबारा पता लगा लिया। फाइनली वो लड़की जयपुर छोड़कर चली गई। अब जयपुर छोड़कर गई तो वो अपने घर चली गई। अब वो लड़का काफ़ी दिनों तक घूमता रहा, भाई कहाँ रहती है कहाँ रहती है, तो कोई पता नहीं चला। तब उसको याद आया कि चलो यहाँ नहीं होगी तो क्या पता, घर पे चलता हूँ उसके, वहाँ से पता चलेगा। तो जिस शहर में वो रहती थी उस शहर में चला गया वो, और उस शहर में जाने के बाद में जब भी उसको टाइम मिलता, 2 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, वो उस लड़की के घर के बाहर खड़ा रहता। वो लकीली 2-3 दिन बाद में, 5 दिन बाद में वो लड़की उसको घर दिख जाती है। अब वो लड़की ने बाहर निकलना बंद कर दिया, लेकिन लड़का मैक्सिमम टाइम पर वहीं बैठा रहता। अब सब वहाँ बैठने के बाद में घर वालों को लड़की ने बता दिया। घर वालों ने बुलाकर पुलिस को फिर दूसरी बार उस लड़के को पकड़ा दिया। अब सब वो लड़का थाने में चला गया, और वहाँ पर कोई अच्छा पुलिस वाला था। उस लड़के से बात की, तो बात करने के बाद में पूछा सारी बातें, लड़के ने सारी बातें बताई। तो लड़के ने को समझाया उस पुलिस वाले ने कि यार तू पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट लड़का है, क्यों अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहा है, और तेरा ज़मीर तेरे अंदर है भी या नहीं भी, थोड़ा सा भी तेरे अंदर खुददारी नाम की चीज़ है या नहीं। तो मुझे लगता है कि शायद उसने अच्छे से समझाया होगा। उसके स्वाभिमान जो शायद मर चुका था या सो चुका था, उसको शायद जगाया होगा, बहुत समझाया होगा मेरे ख्याल से। काउंसलिंग बड़ी गजब की होगी। और उस काउंसलिंग के बाद में वो लड़का कहता है कि सर आपने वाकई मेरी आंख खोल दी, लेकिन मेरी छोटी सी सहायता कर दो एक बार, आप, मुझे आपकी मदद चाहिए। तो पुलिस वाले ने पूछा कि भाई क्या मदद चाहिए मेरी, कि बोला सर मुझे एक बार आप उस लड़की के घर ले चलो बाहर। अब इस बात को सुनने के बाद में पुलिस वाले को गुस्सा आया कि बोला साले तू नहीं सुधरने वाला है, तुझे इतना मैंने समझाया,
और तू कह रहा है कि मैं सुधर गया यार, मैं मेरी आंखें खोल दी, ये खोल दी, वो खोल दी। बोला सर अब आप मुझे गलत समझ रहे हो, बस आप मेरे गार्जियन समझ लो अपने आप को, मेरे को अपना बेटा समझ लो, मेरे को छोटा भाई समझ लो, बस मेरा इतना सा काम कर दो एक बार कि मुझे एक बार आप ले चलो वहाँ पर। बोला तू क्या करेगा? कि वो तो मैं आपको वहीं चल के बताऊंगा कि मैं क्या करूँगा। तो पुलिस वाला चूंकि हो सकता है भाई समझदार होगा, मेरे ख्याल से तो मैं यही कहूँगा शायद मैं तो, या ज़्यादा अनुभवी रहा होगा, तो उसने कहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए गधे तू कहीं मेरी नौकरी छुड़वा दे मेरे को, कि मैं थाने में तेरे को बंद किया तू ही मुझे लेके चल रहा है वो। या हो सकता है भाई कोई उस लड़के की किस्मत अच्छी होगी, जो कि अमूमन ऐसा होता नहीं है। पुलिस वाला भला कभी ऐसा करेगा क्या? हरगिज नहीं करता। चूंकि अधिकारी था तो मुझे लगता है कर सकता है शायद, क्योंकि अधिकारी के पास में सोच बड़ी ब्रॉड होती है। उस लड़के को लेकर चला गया और लड़के ने कहा कि सर मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा ना दूर खड़े रहो मेरे से। तो बोला भागेगा तो नहीं तू? कि बोला सर अब कहाँ जाऊंगा भाग के। बोला तो वैसे भी जगह नहीं है भागने की, आप कहोगे तो भी नहीं भागूंगा, है कहाँ जो जगह में जाऊंगा भाग, तो भागने का सवाल ही नहीं उठता, बस आप थोड़ा दूर खड़े हो जाओ मेरे से। तो पुलिस वाले ने उसको थोड़ा दूर उतार दिया और दूर उतारने के बाद में उस पर गाड़ी को दूर खड़े कर लिया। वो लड़का जाता है उस लड़की के गेट पर, खूब सारा चिल्लाता है वहां पर, खूब सारी गालियां काटता है और गालियां काटने के बाद में एक बात कहता है कि अब तक तूने मेरा मजाक उड़ाया था, अब देखना जिंदगी तेरा मजाक उड़ाएगी। मैं तो आज जा रहा हूं यहां से, लेकिन 1 साल बाद में, 2 साल बाद में, 3 साल बाद में तो दुनिया के किसी भी कोने में रहना, तेरी औकात ना दिखाने आ जाऊं तो मुझे बताना। खूब सारा चिल्लापो करने के बाद में, डायलॉगबाजी करने के बाद में, पता नहीं किसी ने सुना भी था या नहीं सुना था, बाकी मैं तो कहूँगा सुना ही होगा मेरे ख्याल से। रात में तो हल्का सा परिंदे भी पंख फैलाते तो आवाज़ सबको आती है। ये बोलने के बाद में वो पुलिस वाली गाड़ी में आकर बैठ गया। पुलिस वाला उसको लेकर चला गया। सुबह उसको जो भी 1500 रुपये पुलिस वाले ने दिए और उसको फ्री कर दिया। उसका कोई केस वेस नहीं बनाया, कोई ऑनलाइन केस नहीं किया, क्योंकि ऑनलाइन केस होने का मतलब होता है कि आप फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते फॉर्म वगैरह। अब वो लड़का 2-2.5 साल तक या शायद उससे भी ज़्यादा समय तक जयपुर में रहा, जोरदार वाली तैयारी की और लड़के का सिलेक्शन होता है आरएएस में। आरएएस में सिलेक्शन हुआ, आरपीएस उसको मिला। आरपीएस मिलने के बाद में, बनने के बाद में फिर उससे पूछा हम जैसे लोगों ने कि भाई अब क्या प्लान है? कि बोला सर नौकरी करेंगे और करना क्या है। तो मैं कहा नौकरी करना है, वो तेरा मेरे को टारगेट और अधूरा था, एक मिशन तो अधूरा ही है, भी मिशन का क्या करेगा? दोस्त उस लड़के का जवाब था, सर बोला कौन सा मिशन, कौन सा मिशन? मैं कहा तू चैलेंज करके आया था ना कि मैं आऊँगा और तू इंतज़ार करना और मैं औकात दिखाऊंगा और ये और वो। बोला सर इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसको 3 साल तक दिमाग में लेकर घूमूं। वो तो ज़िंदगी में एक वजह चाहिए थी, दिल में आग लगाने के लिए वो वजह थी मेरे पास। तो बोला उसको रोज़ याद कर कर के मैं पढ़ाई करता था, ताकि मैं मेरी ज़िंदगी में मेरी इंसल्ट को नहीं भूलूं मैं। वरना सर इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं आज उसको ढूंढने जाऊं। दोस्त ये जो कहानियां हैं, मुझे लगता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में थोड़ी ऐसे थोड़ी वैसे, थोड़ी ऐसे थोड़ी वैसे, हर किसी के जीवन में होती है। लेकिन मेरे को एक बात ज़रूर समझ में आ गई थी, हालांकि लड़का था, छोटा था, बड़ा इनोसेंट टाइप का था, लेकिन उसने एक टास्क ज़रूर दिया कि लाइफ में आपकी प्रायोरिटी लिस्ट लंबी हो सकती है, लेकिन उस लंबी लिस्ट में भी आपकी जो प्रायोरिटी है वो केवल 1 या 3 नहीं होनी चाहिए, केवल एक ही होनी चाहिए। और जिसकी प्रायोरिटी 1 है, मैं समझता हूँ कि उसको ज़िंदगी में कहीं पर भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी से भी मेरा यही कहना है, और कहते भी है साहब, कि ज़िंदगी में आपको भटकाने के लिए बहुत सारी वजह मिल जाएगी, लेकिन आपको ट्रैक पर लाने के लिए कोई एक वजह काफ़ी है। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी वजह शायद आप लोगों के पास में है। अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे बड़ी वजह शायद आप लोगों के पास में है। और ये वजह कौन सी है कि आपके पास ऐसी चाबी है अभी जिससे आप आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकते हो। और ये जो दरवाज़ा किस्मत का जब खोलोगे, तो इस दरवाजे के खुलने के बाद में
आप जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे और जन्नत आपके सामने होगी। बाकी तो आप समझदार हो। और दोस्त, मैं एक बात कहना चाह रहा था। तो ये कौन बाहुबली आ रहा था? जतिन भाई क्या बात है। और जतिन थारी तो दोनों तरफ लिखे हैं, क्या बात है। आगमन के पद हिंदी में उदाहरण, उदाहरण के बाद में निरीक्षण, निरीक्षण के बाद में अवधारणा, अवधारणा के बाद में नियम और नियम के बाद में सत्यापन। पता है क्या है, पढ़ने वालों के सामने बेवजह बेचारों के सामने कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। कोई दया ही नहीं करता उनके ऊपर, कोई ये नहीं सोचता कि विद्यार्थी जीवन बड़ा मुश्किल। भाई एक तो मैं एक बात निवेदन करना चाह रहा था, और हाँ, वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। आप सम्मान करते हो, आप मेरी बातों को मानते हो, इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए और क्या हो सकता है। तो इसका तो बिल्कुल रहने देना दोस्त, बिल्कुल मना कर देना, आपको मेरा वास्ता है। और अब पढ़ाई की तरफ लौटता हूँ। अच्छा प्रश्न दिया है हमारे एक मित्र ने, इसने एक प्रश्न दिया है कि आगमन विधि के पद। तो पहले तो ये पद जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। पहला पद आपने दिया है उदाहरण, उदाहरण के बाद में आपने दिया है निरीक्षण, और निरीक्षण के बाद में आपने दिया है वो है सामान्यीकरण, और सामान्यीकरण के बाद में है परीक्षण। ये मैंने लिखवाया है भैया आपको, ये मैंने आपको लिखवाया है, मैंने इसमें चेंज नहीं किया है। अब मैंने एक शब्द बोला था आप लोगों से कि पढ़ने वालों पे थोड़े ना यार रहम करना चाहिए, पढ़ने वालों पर थोड़ी दया करनी चाहिए। उसमें मैं भी शामिल हूँ, मुझे भी करनी चाहिए। अब आपने कहा सर ये क्यों बोला आपने कि पढ़ने वालों पर दया करनी चाहिए? उसका कारण है छोटा सा। फाइनली कान को ऐसे पकड़ो, कान को ऐसे पकड़ो, बस जैसे मर्जी है पकड़ो, उसको कान पकड़ना सिखा दो, काम चल जाएगा। उदाहरण में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पहले उदाहरण ही आता है। निरीक्षण में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को क्योंकि सेकंड निरीक्षण ही आएगा। ज्यादा से ज्यादा कोई करेगा तो इसको अवलोकन कह सकते हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, निरीक्षण कहो चाहे अवलोकन कहो, बात तो एक ही है। अब दिक्कत आती है तीसरे और चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर सामान्यीकरण भी कहते हैं इसको, और इस सामान्यीकरण को ही कुछ लोग कह देते हैं नियमीकरण। तो अब चाहे आप सामान्यीकरण कहो इसको, चाहे नियमीकरण कहो इसको, चाहे आप नियम कहो, बात क्या है, एक ही है। इसका मतलब है आप लोगों ने अंतर करके, भेद करके, तुलना करके आपने नियम निकाल लिया आपने। अब जब आप लोगों ने नियम निकाल लिया आप लोगों ने, तो नियम निकालने के बाद में आपको नियम की जांच करनी है, उसका परीक्षण करना है, और या उसका करना है सत्यापन करना है। अब ये शब्द तो एक ही है ना, ये तो आप चाहे तो थर्ड को सामान्यीकरण बोल दो, आप नियमीकरण बोल दो, एक ही बात है। फोर्थ वाले को आप चाहे परीक्षण बोल दो, एक ही बात है। और परीक्षण नहीं बोलना चाहो तो आप जांच बोल दो।
और जांच नहीं बोलना चाहो तो हम उसको क्या कह सकते हैं, सत्यापन। तो शब्द तो सारे एक ही है ना ये, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना दोस्त, ये शब्द सारे एक ही है, केवल शब्दों को हेरफेर करते हैं। कोई क्या करता है, डायरेक्ट इसको लिखवा देता है, कोई डायरेक्ट ये लिखवा देता है। लेकिन जो आपके नियम है, आपके जो मूल शब्द है वो यही रहने वाले हैं। उदाहरण, निरीक्षण या अवलोकन एक ही बात है, सामान्यीकरण, नियमीकरण या नियम एक ही बात है, और परीक्षण, जांच या सत्यापन क्या है, एक ही शब्द है। तो ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई? कोई उलझन है कहीं पर? और क्या जवाब दे रहे थे? एक तरफ तो लिखा है उदाहरण, निरीक्षण, अवधारणा, नियम और सत्यापन, ये तो ठीक है, हिंदी वाले ठीक है। आगमन के पद आपने उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण, नियम और ठीक है, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? आप मुझे बताइए, जांच करोगे, सत्यापन करोगे तभी तो निष्कर्ष आता है आपका। सत्यापन हम क्यों कर रहे हैं? हम लोग सत्यापन करते हैं, जांच अपन करते हैं, तभी तो आपका नियम निष्कर्ष आएगा आपका, तभी तो आपका परिणाम आएगा। परीक्षण क्यों करते हैं हम लोग? परीक्षण इसीलिए तो करते हैं हम लोग कि क्या निकल कर आए, निष्कर्ष निकल कर आए। सब देखिए, आप चाहे परीक्षण लिख दो, जांच लिख दो, सत्यापन लिख दो, निष्कर्ष लिख दो, बात एक ही, परिणाम लिख दो आप इसको। हाँ जी, एक ही बात है, क्योंकि यदि नियम लिख रहे तो नियम स्थापित हो गया ना आपका। नियम आपका यहां पर आकर स्थापित हो चुका है कि हाँ ये नियम मेरा क्या है, बिल्कुल सही है। तो सबसे तभी तो आएगा, तभी सूत्र आपका यही तो बना था आप लोगों का। क्या जी? थर्ड पर पहले बात सुनिएगा, यहां पर तो हमने नियम निकाला है और यहां पर नियम की स्थापना हुई है जांच करने के बाद में। सूत्र तो आपका यही तो बन रहा है आपका, उदाहरण से नियम, यही तो बन रहा है। आप खुद देखिएगा, दोबारा सुनना, यहां पर हमने बच्चों के सामने उदाहरण रखे हैं। उदाहरण रखने के बाद में बच्चा निरीक्षण कर रहा है, निरीक्षण करने के बाद में यहां पर बच्चा तुलना, भेद, ये सब कर रहा है। बच्चे ने नियम निकाला है, अभी नियम को स्थापित नहीं किया, नियम मान्य नहीं हुआ है। नियम बच्चे का मान्य कब होगा? जब यहां पर आने के बाद में बच्चा उनका सत्यापन करेगा। तो लास्ट जो स्टेप है वो आपका नियम है। यहां तो बच्चा नियम निकाला है, नियम की जांच नहीं हुई है, नियम स्थापित नहीं हुई है। नियम स्थापित कहां होगा? जब बच्चा उसकी परीक्षण कर लेगा या उसकी जांच कर लेगा। इसलिए यदि इतने नाम लिखोगे तो ठीक है, वरना क्या रहेगा एग्जैक्टली जो इन सब को छोड़ दो। तो हमारे जो सब थे वो यही तो था कि पहले केवल हमने उदाहरण दिए हैं, उदाहरण दिए तो बच्चों ने निरीक्षण किया है, निरीक्षण करने के बाद में बच्चा सामान्यीकरण कर रहा है, और सामान्यीकरण करने के बाद में बच्चा क्या कर रहा है? अपने नियम को स्थापित कर दिया है। ये हमने इसको डायरेक्टली लिखा है इसको। इसलिए पहला जो स्टेप आता है वो उदाहरण का आएगा, और लास्ट वाला जो नियम आएगा क्या आएगा? नियम। इसके बीच में क्या क्या काम होगा? इसके बीच में काम चलेगा, सत्यापन का काम चलेगा, परीक्षण का काम चलेगा। उसके बाद में आपका जो नियम है, ये नियम वैध बनता है। बिना सत्यापन के, बिना परीक्षण के आपका नियम वैध बन ही नहीं सकता। इसलिए केवल शब्दों का खेल है, एग्जैक्टली तो यही रहेगा, तभी तो बनेगा उदाहरण से नियम की ओर। आपका सूत्र कौन सा था? उदाहरण से नियम की ओर। ये इसका कारण, ये तो क्रियाएं लिखी है बीच में हम लोगों ने, जांच करना, परीक्षण करना, सत्यापन करना। बाकी एग्जैक्टली जो नाम रहेगा वो तो यही है, पहला उदाहरण, दूसरा निरीक्षण, तीसरा सामान्यीकरण और चौथा नियम या फिर निष्कर्ष। ये आपका नाम रहेगा। और बताइए भाई जल्दी से, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था ये, और इस प्रश्न को लेकर हमेशा पढ़ने वालों के बीच में क्या है, कन्फ्यूजन ही रहती है कि यार पहले क्या आएगा, दूसरे पर क्या आएगा, तीसरे पर क्या आएगा, चौथे पर क्या आएगा। ये ध्यान रखना आप लोगों को, नियम तब स्थापित होगा जब आप पहले उसकी जांच कर लोगे, उसकी पड़ताल कर लोगे, तब जाकर आपका जो नियम है वो नियम स्थापित होता है। और नियम स्थापित कब होगा? लास्ट में आने के बाद में, जब आप परीक्षण कर लोगे उसके बाद में। और बताइए भाई, बड़ा अच्छा लगा, आप लोग बड़े अच्छे प्रश्न पूछे आज, बड़ा दिल खुश हुआ आज, है ना, कि चलो अच्छा है। हाँ जी, हाँ हाँ यार, आपने भी पूछा, उधर से भी पूछा था, इधर से भी पूछा था। मेरे दोस्त, दिल कभी टूटता नहीं है, दिल पिचकता है केवल। तो ये गलत बात है कि आप मेरी क्लास पढ़ने के बाद में दिल टूटने वाली बात करते हो। दिल हमेशा क्या करता है? पिचकता है। चिंता मत करना, आज शाम को हवा भर दूंगा उसके अंदर, वो दोबारा फूल के ऐसा हो जाएगा फिर, है ना।
दरअसल में क्या है कि मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, वैसे तो खैर मैं काफ़ी खुले विचारों का हूं, इस जगह पर आके मैं थोड़ा सा क्या है कि दकियानूसी विचारों का बन जाता हूं। और दकियानूसी विचार का मतलब परंपरा। परंपरा एक ही बात कहती है दोस्त, पता है क्या, जिंदगी में संघर्ष आप लोग ने किया है अब तक, जिंदगी में आगे भी संघर्ष आप करोगे, और उस संघर्ष के बाद में विजय कौन बनेगा, आप बनोगे। तो यहाँ पर सच बात तो ये है कि परिपाटी गलत है, ये मैं इसका पूरा जोर से खंडन करता हूँ उसका। और कैसे खंडन करता हूँ कि मैं आपका गार्जियन हूँ यहाँ पर, तो आप गार्जियन का स्वागत नहीं करोगे। गार्जियन आप लोगों का आपकी हर छोटी बड़ी उपलब्धि पर आपका गार्जियन आपका स्वागत करेगा। तो मेरा स्वागत तो आप तब करोगे जब या तो मुझे आप नौकरी लगने के बाद में अपने स्कूल में बुलाओगे आप, जो मुझे पक्का पता है कभी बुलाओगे नहीं आप, नहीं नहीं कभी नहीं बुलाओगे। अच्छा बुलाओगे पक्का, चलो ठीक है, फिर वहां आप स्वागत करवाओगे, मैं नहीं आऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो, मैं इतना बेला आदमी हूं, मैंने कहा कि इतना बेला आदमी हूं, कभी आप बुला लेना, मैं ना हूं तो मुझे बता देना। मेरे बराबर कोई नहीं घूमता, मेरे बराबर कोई नहीं घूमता। मैं क्या कर रहा हूं, मेरा आधा समय जो है घूमने में जाता है मेरा। मैं तो शायद मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 2-3 महीने में शायद मैंने रेगुलर क्लास ली है मैंने। अदरवाइज मैं जितना घूमता हूं, मुझे जितना घूमने का शौक है मेरे को, शायद किसी को नहीं है। तो आप तो बस याद करना एक बार, मैं ना हाजिर हो जाऊं तो मुझे बताना। तो मुझे तो इंतजार उस दिन का है जिस दिन आपका इम्तिहान होगा, और इम्तिहान वाले दिन आप मुझे बोलोगे तो उस दिन मैं पहला स्वागत करूंगा आपका कि गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना, वो मेरी तरफ से आपका पहला स्वागत होगा। पेपर देने के बाद में जब आप मुझे बताओगे सर पेपर अच्छा हो गया है, तब मैं आपका दूसरा स्वागत करूंगा कि हमारी दुआएं आपके साथ में हैं, आप चिंता मत करिए। और तीसरा स्वागत उस दिन होगा जिस दिन आप लोग कहोगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मैं बुलाऊंगा आपको, आजा दावत करेंगे। और चौथा स्वागत उस दिन होगा आप लोगों का जिस दिन आपकी बिनौरी निकलेगी उस दिन की है, और उस दिन फिर अलग ही स्वागत होगा आप लोगों का। तो अब बताइए स्वागत तो मैं करूंगा या आप करोगे? ये स्वागत करने का जो मौका है वो मुझे देना है, आप लोग थोड़ी स्वागत करोगे। आप तो बाद में ये कहना बोला आने दो, है ना, और आने दो, तो बस ठीक है। और बताइए हालचाल कैसे आप लोगों के? बहुत फटाफट लिख रहे हैं, बढ़िया जोरदार। कोई गीले कोई सीखे तो नहीं फिर आप लोगों के? पक्का? कोई नाराजी वाराजी रही हो तो बता दो यार किसी की, पक्का ना? चलिए, कुछ कहना है किसी को आप में से? कुछ कहना है किसी को? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं मौका है मेरी तरफ से। क्लास को भी ऑफ करवा देता हूँ मैं, है ना। मैं अगर इनको उनको ऑफिशियली बोल देता हूँ भाई क्लास ऑफ है ना। ज्ञान बोध ज्ञान उपयोग उनके जो उदाहरण आते हैं वो बता दें। ठीक है ना, हाँ कर दो ना।